जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, ये सही मायने में संविधान की हत्या कर देने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस को तो घसीट रहे हैं इसमें, लेकिन ये खुद वही लोग हैं जिन्होंने संविधान जलाया। ये खुद वही लोग हैं, प्रधानमंत्री के निजी सचिव वित्त समिति के सलाहकार विवेक दोबरा कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, इनके आनंद कुमार हेगड़े जो मिनिस्टर है वो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, अयोध्या से बीजेपी के MP प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी, वो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे। तो ये खुद संविधान बदलने वाले बेचारे क्या किस संविधान की रक्षा करें। अगर कांग्रेस इतनी ही बढ़िया है तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ईमानदारी से उनको उपचुनाव लड़ना चाहिए। 10 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, उपचुनाव में बताए क्या हिस्सेदारी देगी चंद्रशेखर को, बताया ना। उत्तर प्रदेश के अंदर 25% दलित समाज रहता है, 18% मुस्लिम समाज है, दोनों को मिला दे तो लगभग 40% के आसपास बनता है। 40% समाज को क्या उपलब्धि देंगे? कांग्रेस से भी तो सवाल बनता है ना। आपको दलित और मुसलमानों ने वोट तो दे दिया इस बार, लेकिन आपके पास चेहरा क्या है उत्तर प्रदेश में? आपको उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जाकर के देखो तो वहाँ तो सब द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, पांडे जी, मिश्रा जी बैठे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया आपको, लेकिन बड़े पदाधिकारी वही हैं। कल को राज्यसभा जाएंगे तो वो जाएंगे, वोट तो चमारों ने और मुसलमानों ने दे दिया। कि चंद्रशेखर जब जमीनी दौरे पर बहुत देखे जाते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, वहां पर किसी को सेल्फी लेते हुए डांटते हैं, वो खबर बड़ी चली थी कि देखिए कैसे सांसद बनते ही ठाठ बाट में आ गए और आम जनता को सेल्फी लेने से डांट के फटकार के भगा रहे हैं। अब जिन लोगों ने, देखिए, खबर को देखने और दिखाने के दो तरीके हैं। गिलास आधा खाली है तो जिनकी नज़र इसको है कि खाली है वो खाली के तरीके से देखेंगे। मेरे जैसा आदमी देखेगा कि गिलास आधा भरा है तो मैं देखूंगा कि नहीं अपॉर्चुनिटी है, आधा भरा तो है। एक महिला जो अपने दुख है, उसकी जो पीड़ा है, वो चंद्रशेखर को सुना रही है। चंद्रशेखर भगत सिंह की मूर्ति पर माला चढ़ा करके नीचे उतरते हैं, पूरा हजूम है। एक महिला रोते हुए आती है और वो जो है कहीं ना कहीं अपना दुख सुनाने लगती है। तो सामने महिला खड़ी है और सामने जनता का प्रतिनिधित्व चंद्रशेखर खड़ा है। कोई आदमी महिला के कंधे पर रख के चंद्रशेखर के साथ सेल्फी लेना चाहे तो चंद्रशेखर के कोई भी आदमी जो महिला गरिमा की बात करता हो, जो महिला सम्मान की बात करता हो, वो चंद्रशेखर ने धमकाया। मेरे जैसा आदमी जो है वो हो सकता है ज़्यादा भी दिक्कत कर देता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप इस बात को समझिए कि चंद्रशेखर ने जिस प्रकार से उसको धमकाया, ये नहीं कि वो क्या नाम है, सांसद बनने के बाद में उसने धमका दिया, एटीट्यूड आ गया। सामने एक महिला खड़ी और महिला के कंधे पे रख करके आप जो है करेंगे। कल को महिला कहने लगी कि जिस प्रकार से आप बदतमीजी करोगे कार्यकर्ता होते हुए, और ये चंद्रशेखर का स्टार्टिंग से वो कार्यकर्ता को सबके सामने धमकाता था। और जब चंद्रशेखर खुद भी कार्यकर्ता, मेरे एक मित्र हैं आमिल हुसैन, और शायद हम लोग पहले इंटर में हमारे मतलब इंटर से फिर कॉलेज से हमारे वो अच्छे बड़े मित्र हैं। पिछले साल की बात है, वो हमारे घर पे आए, 2 दिन रुके, दिल्ली में कुछ काम था। अब 5 वक्त का नमाजी आदमी जब मेरे घर में रुक रहा है तो नमाज कहाँ पढ़ने जाएगा वो? तो मैंने उनको बाकायदा एक कमरा दिया और उनको एक चादर दी जिस पर वो नमाज पढ़ सकें। और हमने कहा आपको जो भी इबादत करनी है आप हमारे घर में, हमारे रूम में करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा दोस्त, मेरा शुभचिंतक मेरे घर आएगा और अगर वो नमाज पढ़ना चाहेगा तो मेरी मानवता के नाते क्या ड्यूटी बनती है? मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं दोस्ती को बरकरार रखते हुए, भाईचारे को बरकरार रखते हुए उसको नमाज अदा करने के लिए जगह दूँ, स्पेस दूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो, सुनिए आपकी बात कंप्लीट कर दूं, और जो ओम कुमार जी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था कि चंद्रशेखर तो इस्लाम कबूल कर ले वगैरह वगैरह, बहुत सारे ये नफरती लोग हैं, इनसे क्या बात करनी है? ये देश गंगा जमुना तहजीब का देश है, ये देश संविधान से चलेगा। ये कुछ लोग जो भौंक रहे हैं या बोल रहे हैं, इनके बोलने से कुछ नहीं होगा, आप ध्यान रखिए। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को बांट करके। जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंकों को बांट रहे हैं, दलित वोट बैंकों को बांट रहे हैं, और विपक्ष को कमजोर करते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कौन पहुंचा रहा है? ये कांग्रेस वालों आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर के ऊपर। नहीं, कांग्रेस वालों को अगर ये लगता है कि चंद्रशेखर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है तो मुझे बता दे। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो नगीना में जितने वोट बीजेपी को पिछली बार मिले थे उससे 50,000 कम मिला है, और चंद्रशेखर अपने दम पर जीत करके, समाज की ताकत से जीत करके आए। तो कांग्रेस ने सपोर्ट तो किया नहीं है, बसपा ने सपोर्ट तो किया नहीं है, समाजवादी ने सपोर्ट तो किया नहीं है, वो तो अपने सिंबल पर जीत करके आए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम, अरे भाई तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो हो सकता तुम ही बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हो। अगर कांग्रेस इतनी ही बढ़िया है तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ईमानदारी से उनको उपचुनाव लड़ना चाहिए। 10 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, उपचुनाव में बताए क्या हिस्सेदारी देगी चंद्रशेखर को, बताया ना। उत्तर प्रदेश के अंदर 25% दलित समाज रहता है, 18% मुस्लिम समाज है, दोनों को मिला दे तो लगभग 40% के आसपास बनता है। 40% समाज को क्या उपलब्धि देंगे? कांग्रेस से भी तो सवाल बनता है ना। आपको दलित और मुसलमानों ने वोट तो दे दिया इस बार, लेकिन आपके पास चेहरा क्या है उत्तर प्रदेश में? आपको उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जाकर के देखो तो वहाँ तो सब द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, पांडे जी, मिश्रा जी बैठे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया आपको, लेकिन बड़े पदाधिकारी वही हैं। कल को राज्यसभा जाएंगे तो वो जाएंगे, वोट तो चमारों ने और मुसलमानों ने दे दिया।
तो ये सवाल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त जो है सब बहुत सारे लोगों से हिसाब लेगा। चंद्रशेखर आजाद ने जो पत्र लिखा है सरकार को, कर्नाटक सरकार को 39,000 करोड़ में लगभग उसका 37% हिस्सा अन्य कामों के लिए जो खर्च किया जा रहा है, इसको लेकर के पत्र से आगे कोई कार्रवाई होगी? अब ये तो सरकार जाने, नहीं करेगी तो फिर मैं तो कहूँगा चंद्रशेखर को दोबारा पत्र लिखना चाहिए, और अगर दोबारा भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो वहाँ जाकर के प्रोटेस्ट करना चाहिए सरकार के खिलाफ। कर्नाटक में मैं समझता हूँ कि शायद कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार के चलते उनको चाहिए कि वो जिस प्रकार से चंद्रशेखर का जो है वो चंद्रशेखर के पत्र का जवाब नहीं देते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे प्रोटेस्ट होना चाहिए। सरकार कोई भी हो, हमारे हक हकूक की बात होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, 25 तारीख को बीजेपी ने ऐलान कर दिया संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? दरअसल ये वो लोग हैं जिनको हर तरीके से संविधान को ख़त्म करना है। मैं एक बात कह दूं कि जिन लोगों को 25 जून 1975 इमरजेंसी से दुखी होंगे वो होंगे। मैं समझता हूं कि जिनके लिए वो बुरा काल होगा, ब्लैक डे होगा, ब्लैक टाइम होगा, उनके लिए होगा। इमरजेंसी भारत के दलितों के लिए स्वर्णिम काल था, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। पूरी इमरजेंसी के कार्यकाल में एक भी दलित नेता जेल नहीं गया, और स्पेशल राइड चला करके दलितों के हक हकूक की रक्षा की गई। और ये बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ सवर्णों के लिए हो सकता है वो लोग जेल गए होंगे, बहुत सारी बात रही होंगी, लेकिन फिर भी दलितों के लिए वो समय अच्छा था, और दलितों के लिए वो समय अच्छा था, और जिसके चलते दलितों का उस समय कोई नुकसान नहीं हुआ। जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, ये सही मायने में संविधान की हत्या कर देने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस को तो घसीट रहे हैं इसमें, लेकिन ये खुद वही लोग हैं जिन्होंने संविधान जलाया। ये खुद वही लोग हैं, प्रधानमंत्री के निजी सचिव वित्त समिति के सलाहकार विवेक दोबरा कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, इनके आनंद कुमार हेगड़े जो मिनिस्टर है वो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, अयोध्या से बीजेपी के MP प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी, वो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे। तो ये खुद संविधान बदलने वाले बेचारे क्या संविधान की रक्षा करेंगे?